प्रणाम महाराज। आप खुद सुबह सुबह हमारे गांव पधारे, कोई बात हो गई क्या? अरे हमें बुला लिया होता। अरे सरपंच जी, वो क्या है कि मुझे आप लोगों से ही मिलना था, तो सोचा कि चलकर खुद मिल लूं। रतन के बेटे ने बताया कि रतन खाकर आराम कर रहा है, 1 घंटे बाद आएगा, बस उसी का इंतजार कर रहा हूं। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे गांव वालों, अपने अपने घर से जरा खटिया लाना, मैं अभी रतन को अंदर से बुला कर लाता हूं। अरे रतन, बाहर मंत्री जी सैनिकों के साथ इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ पर आराम से बैठा है। चल बाहर जल्दी चल, पता नहीं सुबह सुबह ये लोग क्यों आए हैं। सरपंच जी, जब मंत्री जी को खुद की गर्दन रस्सी में फंसी दिखाई दी तो दौड़े दौड़े हमारे गांव आए हैं। नहीं तो मैंने अपने जीवन में आज तक मंत्री जी को इस गांव में नहीं देखा। कुछ भी हो, वो हमारे मंत्री हैं, हमें उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। चलो बाहर चलते हैं। प्रणाम मंत्री जी, मुझ गरीब की कुटिया पर कैसे आना हुआ? सब कुशल क्षेम तो है ना? भाई तू तो समझदार है? तू जानता है कि बादलों की चोरी नहीं हो सकती। बादल प्राकृतिक रूप से विचरण करते हैं। फिर तूने उसकी चोरी होने की खबर क्यों राजा को बताई, और उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? ठीक वैसे ही आप बादल के लिए जिम्मेदार हो, जिस प्रकार हम किसान अनाज के लिए जिम्मेदार हैं। शासक का काम है कहीं से भी सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब क्या करें ये बताओ। अगर 2 दिनों के अंदर बादल आकाश में नहीं छाया तो मुझे फांसी या आजीवन कारावास हो जाएगा। देखो मंत्री जी, 3 से 4 महीने में बारिश होनी ही है। अगर नहीं भी हुई तो यहाँ से 40 कोस दूर जो झील है, उससे 3 महीने में हम सभी मिलकर नहर खोदकर पानी ले आएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी क्या योजना है? राजा ने हमें 2 दिन का समय दिया है, फिर 3-4 महीने का समय कहाँ से आएगा? ऊपर से अकाल से त्रस्त किसान और जनता के पास खाने को कुछ नहीं है, तो फिर ये नहर खोदने का काम कैसे करेंगे? राजा से बोल दीजिएगा कि बादलों के राजा से आपकी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम लोग जनता को 4 महीने खाना और मजदूरी दोगे तो 4थे महीने तुम्हारे खेतों में पानी की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन इन 4 महीनों में अगर बारिश नहीं हुई तो फिर क्या होगा? 4 महीने अगर सारी जनता को खाना और काम मिल जाए तो 4 महीने काफी हैं 40 कोस से नहर खोदकर खेतों में पानी को लाने के लिए, और ये काम अकाल को हमारे राज्य से सदा के लिए भगा देगा। समझ गया। राजमहल में पूरी जनता के लिए कम से कम 6 महीने का अनाज संग्रहित है। मैं अभी तुरंत जाकर महाराज के सामने ये विचार रखता हूँ। मंत्री देव सिंह राजा के पास जाकर उन्हें बताता है, महाराज, हमारी बादल के राजा से बात हो चुकी है और वो 3 से 4 महीने में हमारे यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि इन 3-4 महीनों में जनता के लिए काम और अनाज दोनों मुहैया कराने होंगे। ठीक है, 4 महीनों के लिए राज भंडार खोल दो, बदले में जनता को कोई काम पर लगवा दो। मंत्री देव सिंह राजा के आदेश का पालन करते हुए जनता को राशन मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें नहर खोदने के काम में लगा देता है। लेकिन डाकू चंपत सिंह अपने साथी जगीरा के साथ जनता के राशन को बीच में ही लूट लेता है। लोगों में हाहाकार मच जाता है। सरपंच जी, अब क्या होगा? कितनी मेहनत से रतन ने अकाल के समय प्रजा को काम और राशन दोनों दिलवाया था, लेकिन चंपत सिंह के गिरोह ने सब गड़बड़ कर दिया। जनता ने काम करने से मना कर दिया है। हाँ पंडित जी, मुझे भी यही चिंता सता रही है। सारे लोग कह रहे हैं कि जब बच्चे घर में भूखे होंगे तो हम बाहर निकलकर काम कैसे करेंगे। हाँ, अब तो बस रतन का ही सहारा है, वही कोई उपाय बताएगा। ठीक कह रहे हो, चलो रतन के पास ही चलते हैं। दोनों रतन के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर देव सिंह भी हाँफते हुए पहुँचता है। रतन, अब क्या होगा? सारा काम ठप हो गया है। मैंने राजा से कहकर प्रजा के लिए राशन भी राज भंडार से भिजवा दिया, लेकिन बीच में ही डाकू चंपत सिंह को इसकी भनक लग गई और उसने सारा अनाज लूट लिया। चंपत सिंह का कोई जासूस जरूर राज दरबार में है, तभी उसे बैलगाड़ियों में राशन होने की जानकारी लगी। हो सकता है, लेकिन वो बाद में जांच का विषय है। अभी क्या करना है?
अगर 4 महीने के अंदर नहर का पानी खेत में नहीं आया तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि अनाज का भंडार भी राजमहल में खाली हो चुका होगा। ठीक है, तो आप ये खबर फैला दीजिए कि झील से खेतों के बीच किसी भी जगह सोने का बहुत बड़ा खजाना है। जो भी खोजेगा उसे आधा खजाना दे दिया जाएगा। देव सिंह ठीक वैसा ही करता है। जल्दी ही ये खबर डाकुओं के सरदार चंपत सिंह तक पहुंच जाती है। सुना सरदार, झील और खेतों के बीच बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन झील और खेतों के बीच 40 कोस की दूरी है। इतने बड़े क्षेत्र में खोजने में कम से कम 100 साल लगेंगे। क्यों ना हम लूटे गए राशन को जनता को लौटा दें, ताकि वो काम पर लग जाए, और जब खजाना निकलेगा तो फिर हम खजाने को लूट लेंगे। वाह जगीरा, शाबाश। ऐसे ही नहीं तुम मेरे खास आदमी हो। आज रात सारा अनाज गांव के पास जाकर रख दो। सुबह सुबह लोग खेतों में अनाज को देख खुशी से झूम उठते हैं और सब मिलकर काम पर लग जाते हैं। हुकुमचंद, ज्ञानचंद और रतन तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। 4 महीने बाद नहर में पानी आ जाता है और हर खेत में फसल लहलहा उठती है। क्यों मंत्री जी, 4 महीने हो गए, लेकिन ना ही आपके पानी वाले बादल आए और ना ही झील से खेतों के बीच कोई खजाना ही मिला। महाराज, खेतों में बादलों से पानी चाहिए था, जो अब नहर के द्वारा पहुंच रहा है। और रही बात खजाने की, तो सारे खेतों में सोने जैसी फसल लहलहा रही है। हमने मुफ्त में किसी को अनाज भी नहीं दिया और न ही नहर के लिए कोई विशेष धनराशि को लगाया, और अकाल से भी छुटकारा पा लिया। महाराज, वाह मंत्री जी वाह। आपके इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपके इस महान कार्य के लिए हम आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में देने की घोषणा करते हैं। महाराज की जय हो। इस कार्य का असली हकदार मैं नहीं, बल्कि गांव से आया हुआ बुद्धिमान किसान रतन है, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर बिना किसी अतिरिक्त धनराशि खर्च किए अकाल से पूरे प्रजा को निकालकर हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया। महाराज, राजा खड़क सिंह गांव में जाकर रतन किसान को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं।